कैसे हो आप लोग। अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम चैप्टर 7 तक पहुंच गए हैं, क्लास 11 का ज्योग्राफी। ये हम बहुत डिटेल में और बहुत कंसाइज वे में समझते हैं ताकि आप बार बार रिवीजन भी कर पाओ और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला सीरीज। तो ये मैं एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक का भी हेल्प लेके आपको समझाती हूँ बहुत डिटेल में। अभी तक हम सारा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक कंप्लीट हो गया, ये 11 का चल रहा है जिसमें हम चैप्टर 7 में पहुंच गए हैं। चैप्टर 7 जो इसका नाम है लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। तो इसे हम अभी इसका 2 वीडियो बन चुका है। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 वीडियो में ये खत्म होगा। 2 वीडियो पहले ही डिस्कस हो चुका है और ये तीसरा वीडियो। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप जरूर वो दोनों वीडियो को देख लीजिए और फिर इसे देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी एनसीईआरटी का बुक है 6 से लेकर के 10 तक आप वीडियो देखते हो समझते हो, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है, आज का जो हम थर्ड वीडियो जो हम शुरू करते हैं। 2 वीडियो में हमने रनिंग वाटर का डिपोजिशनल और इरोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ा, ग्राउंड वाटर का पढ़ा। अब हम ग्लेशियर का पढ़ेंगे। जो पृथ्वी के ऊपर लैंडफॉर्म है, डिफरेंट लैंडफॉर्म है, हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म क्या होता है, हम उसका नाम देखेंगे ये लैंडफॉर्म क्या है। उसके बाद देखेंगे उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। कोई भी जो पृथ्वी के ऊपर लैंडफॉर्म है वो 2 कारण से बना हुआ है। एक होता है इंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सट्रोजेनिक फोर्स। एक्सट्रोजेनिक फोर्स जो बाहर से आता है, जो बाहर से कैसे एजेंट के द्वारा, वो उस पर डिपेंड करता है, जैसे एयर, वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव, विंड, ये सब एक्सट्रोजेनिक फोर्स है जिससे पृथ्वी का सरफेस है जहाँ हम रहते हैं उसका चेंज होता है। कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं कहीं अलग अलग टाइप का नाम है जो आपके सारा नाम हमने पिछले क्लास में पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। फिर जो एक इंट्रूसिव फोर्स होता है, इंट्रूसिव फोर्स होता है मैग्मा के कारण और प्लेट टेक्टोनिक के कारण, जो हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। पृथ्वी के इनसाइड में मैग्मा होता है मेंटल में, और बीच में क्रस्ट के साइड में प्लेट से बना होता है। तो प्लेट भी एक फोर्स लगाता है जिसे अर्थक्वेक आता है, और एक मैग्मा भी लगाता है जिसके कारण जिसका सरफेस होता है अर्थ का वो चेंज होता है, एक्सट्रूसिव फोर्स और इंट्रूसिव फोर्स के कारण। इंट्रूसिव मतलब अंदर का फोर्स, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर का फोर्स। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। जितना भी एयर, वाटर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर सब है, सबका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन है। वो एनर्जी आता है तभी एक्सट्रूसिव इंडोजेनिक फोर्स जो है, एक्स्ट्रोजेनिक फोर्स है, वो काम करता है। तो अल्टीमेट सोर्स सन है। किसी भी पृथ्वी में जितना भी एनर्जी है उसका अल्टीमेट सोर्स सन ही है। तो अब हम बहुत डिटेल में और समझेंगे। यहाँ तक हो चुका है हमारा रनिंग वाटर से और इरोजन और डिपोजिशन, ये 2 महत्वपूर्ण चीज है। इसमें 2 तरीके का लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं इसमें, इरोजिशनल और डिपोजिशनल। इरोजन मतलब होता है एक जगह है, यहाँ से पूरा का पूरा इसको उखाड़ के दूसरे जगह जमा कर देना। उखाड़ने वाले प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं और यहाँ पे जमा हो जाने को डिपोजिशन बोलते हैं। तो इसका एक अलग लैंडफॉर्म बनता है, इसका एक अलग लैंडफॉर्म बनता है। दोनों का लैंडफॉर्म डिफरेंट एजेंट के द्वारा हम देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था पिछली क्लास में रनिंग वाटर से कौन सा था? इरोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा था? पहला था। आप अगर आप देख रहे हो वीडियो रेगुलर तो अपने मन में बोल सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। इरोजिशनल में कौन कौन सा था? वी शेप वैली सुनो, वैली था। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का। वैली में 3 चीज था, वी शेप वैली, फिर गॉर्जेस और कैनियन। वी शेप वैली यानी जो दोनों पहाड़ के बीच में जो जगह होता है वो होता है इरोजिशनल। यहाँ से पहाड़ कट के वी शेप वैली बन गया और निकल गया, तो इरोजिशनल लैंड हो गया। गॉर्जेस क्या होता है? कोई बहुत हार्ड रॉक वाला पत्थर है, वो स्ट्रेट रहता है और यहाँ से पानी बहते रहती है, तो ये हो गया गॉर्जेस। जो साइड का जो रॉक होगा, पहाड़ होगा, वो स्ट्रेट होगा। और कैनियन में क्या होता है? ये भी स्ट्रेट रहता है पर लास्ट में जाकर के टॉप में वो थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं कैनियन। तो ये था इरोजिशनल लैंडफॉर्म। एक और इरोजिशनल लैंडफॉर्म था रनिंग वाटर से, ये सब रनिंग वाटर के कारण है। दूसरा था मोनार्ड
नॉक्स। मोनार्ड नॉक्स क्या होता है? ये पहाड़ है, यहाँ से पानी काटते 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 इसका ये हाल हो गया, ये ऐसे थोड़ा सा खड़ा हो गया एक स्टिक के द्वारा, तो ये हो गया, इसे बोलते हैं, जो स्टिक के जैसा पहाड़ खड़ा हो गया पानी के काटने से, रनिंग वाटर से, तो इसे बोलते हैं मोनार्ड नॉक। और जो आसपास का इसका जो मटेरियल से प्लेन बन गया उसके उसे बोलते हैं पेनी प्लेन। क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन। फिर नेक्स्ट इरोजेशनल लैंडफॉर्म में हमने देखा था, वो क्या था? फुट हॉल। क्या था? फुट हॉल, फुट हॉल्स एंड प्लंग पूल। प्लंग पूल इसमें क्या था? ये मान लो पहाड़ है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये पहाड़ को पानी का मटेरियल, पत्थर का मटेरियल पानी लेके आता है, फिर यहाँ जमा होकर बार बार इस, यहाँ भी एक पत्थर था, रॉक था, उस पर गिरते गिरते एक होल बना दिया, तो ये हो गया फुट हॉल। और ये जब चौड़ा हो गया, यहाँ पर सारा पत्थर गिरते गिरते ये भी रोटेट कर रहा है, तो एक पूल जैसा बन गया, जिसे बोलते हैं प्लग पूल। नेक्स्ट था इंसिस्ट और इंट्रेंच्ड मेंडर। फुट हॉल और प्लग पूल के बाद था इंसिस्ट और इंट्रेंच्ड मियंडर। मियंडर हमने देखा कि नदी की वजह से होता है, ऐसे करके आता है, मटेरियल लेके आती है, थक जाती है, फिर अपना डिपोजिशन डेल्टा बनाती है, पर ये वाला मियंडर नहीं है, ये अलग टाइप का मियंडर है। ये मियंडर हम देखते हैं, ये इंसिस्ट इंट्रेंच्ड मियंडर है। मान लो बहुत रॉक है, पूरा पहाड़ है, नदी कहाँ से बह के आ रही है, हार्ड रॉक है, पर वो एक जिससे काट पाई, जिस पहाड़ को काट पाई उससे घूम के फिर मान लो ये पहाड़ को नहीं काट पाई, तो इससे टर्न करके फिर दूसरे पहाड़ को काट पाई, इस तरीके से एक मियंडर तैयार हो जाता है, जिसे इंसिस्ट मतलब कैची जैसा ये मियंडर बन जाता है, जो पत्थर को काट काट के निकलती है, और एक मियंडरिंग होता है इसका। जो सॉफ्ट रॉक होता है वो कट जाता है, हार्ड रॉक होता है उससे वो टर्न ले लेती है, और फिर दूसरे रॉक को काटते हुए एक इंसिस्ट मियंडर बन जाता है। तो ये हो गया इंसिस्ट मियंडर। फिर रिवर टेरिस, लास्ट में इरोजेशनल लैंडफॉर्म में क्या देखे थे हम? रनिंग वाटर से, ये था रिवर टेरिस। रिवर, अगर जो देख रहे हैं तो इसे ये वो आप आगे बढ़ा के मैं इसके बाद जो डिस्कस करूँगी ग्लेशियर वो देख सकते हो। मैं एक रिवीजन करा रही हूँ पिछले क्लास का, ताकि आप रिकॉल कर पाओ। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। रिवर टेरिस मतलब होता है यहाँ से रिवर बह रही है, ठीक, यहाँ एक प्लेन बनता है, ये भी इरोजेशनल लैंडफॉर्म ही है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है पेयर्ड, मतलब ये समान है, ये पेयर्ड हो गया रिवर टेरिस, पेयर्ड, और एक ऐसा भी होता है मतलब पेयर्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा अनपेयर्ड। ये हो गया अनपेयर्ड रिवर टेरिस। इसका रीजन हमने पढ़ा था क्यों होता है, तो आप ये जाके पिछली क्लास में देखना, ये मैं बस एक रिकॉल करा रही हूँ आपको, क्योंकि सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, फिर आज का नहीं हो पाएगा पढ़ाई। तो ये था ग्राउंड वाटर का इरोजेशनल लैंडफॉर्म स्टार्ट था। अब हम देखते हैं डिपोजिशनल में क्या हमने देखा था। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इसमें था पहला था एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, दूसरा था डेल्टास। एलुवियल सॉइल क्या होता है? ये पहाड़ है, क्योंकि डिपोजिशन पड़ रहे हैं तो वो एकदम से मटेरियल को उखाड़ के जमा कर देगा। पहाड़ से पानी आया और यहाँ सारा को यहाँ पे डाल दिया, डंप कर दिया मटेरियल, तो एक फैन जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? क्योंकि ये जो मटेरियल लेके आता है उसे एलुवियल बोलते हैं, और ये डंप कर देता है, इसीलिए एलुवियल सॉइल है, एलुवियल फैन। ये जब डंप करता है तो फैन जैसा शेप ले लेता है, तो उसे कहते हैं एलुवियल फैन। ये जो ड्राई इलाका में होता है ये बड़ा कोन बनता है, ड्राई इलाका में बड़ा कोन बनता है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी होता है वो ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ड्राई रीजन है। जो ह्यूमिड रीजन है उस छोटा कोन बनता है, क्योंकि वो सीमेंट सिकुड़ा हुआ होता है वहाँ का मटेरियल, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर डेल्टा, तो आपको सबको पता है नदी ऐसे बह के जाती है,
ये यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में थक जाती है नदी, अपना सारा मटेरियल को छोड़ के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाता है और जाके फिर समुद्र में मिल जाती है। तो ये डेल्टा हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज, नेचुरल लेवी एंड पॉइंट वार। पॉइंट वार ये भी जो नदी का चैनल है डेल्टा का ही पार्ट होता है। ये ऐसे नदी आ रही है, ये मान लो नदी है, जो यहाँ का प्लेन है उसे बोलते हैं हम लोग फ्लड प्लेन। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। और ये जो बाउंड्री बनाती है फ्लड प्लेन का, इसे कहते हैं नेचुरल लेवीज। ये अपने आप बना होता है, कुछ आर्टिफिशियल भी होता है, बांध बना देते हैं ताकि नदी जो बाढ़ आए वो अचानक से आसपास की जगह पे पानी ना भर जाए। तो ये होता है नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी तो अपने आप बनता है, जमा होते होते यहाँ एक बाउंड्री बन जाता है। तो नेचुरल लेवी हो गया, बाउंड्री को बोलते हैं नेचुरल लेवीज। और पॉइंट वार क्या होता है, जब ये मियांडर कर रही है ऐसे करके, तो मान लो यहाँ जमा होते गए, डिपॉजिट यहाँ जमा हो गया, यहाँ एक प्लेन जैसा बन जाता है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट वार। ये था डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। एक है, फिर हमने देखा था मियांडर। मियांडर एक चैनल होते हैं, वो क्यों होता है? मियांडर जो है वाटर का, वो क्यों होता है? एक तो होता है अनकॉन्सोलिडेटेड। अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब होता है हल्का मटेरियल होता है, वो जमा होते जाता है। दूसरा कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स के कारण। कॉरियोलिस फोर्स हमने देखा था, ये मान लो अर्थ है, अर्थ में ये पोल है और ये इक्वेटर है। पोल धीरे धीरे घूमता है और इक्वेटर स्पीड को मेकअप करने के लिए ज़्यादा तेज घूमता है। मान लो यहाँ से हवा है, हवा इसको स्पीड करने के लिए इधर मुड़ जाती है, इधर से हवा है तो इधर मुड़ जाती है, यानी कि नॉर्थ में राइट की तरफ और साउथ में लेफ्ट की तरफ। जब हवा ऐसे मुड़ सकती है, इसे कॉरियोलिस फोर्स के कारण बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो पानी भी मुड़ती है, पानी भी मुड़ने के कारण वो मेंडर करने लगती है। पहला कॉरियोलिस फोर्स और अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल के कारण मेंडर होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो। और एक होता है ब्राइडल चैनल, भी हमने देखा था। ब्रेडेड चैनल होता है, ये नदी बह रही है, फिर मान लो डिपोजिट यहाँ जमा हो गया, 3-4 इसका पार्ट निकल गया, इसे बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। एक नदी का 3-4 पार्ट निकल गया। एनसीईआरटी सोन नदी का दिया हुआ है फोटो, आप देख सकते हो। जो भी लैंड फॉर्म है एक बार आप फोटो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, गूगल में जाके देख लेना। मेरा ये बोर्ड क्या छोड़ो। अब देखते हैं ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर तो मैं बस रिवीजन कर रही हूँ, 10-15 मिनट रिवीजन, आपको सारा रिकॉल कर लोगे, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो हमने पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर में भी 2 तरीके का होता है, इरोजिशनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजिशनल में क्या था? इरोजन में क्या था ग्राउंड वाटर में? पहला था पूल्स, सिंकहोल, लैपिस एंड लाइमस्टोन पेवमेंट। देखो ग्राउंड वाटर इरोजन और डिपोजिशन तभी हो सकता है ग्राउंड वाटर के कारण जो रॉक हो वो किसका बना हो, कैल्शियम कार्बोनेट का या इसका डेरिवेटिव का, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का। क्या होता है, अंदर पानी गया, पानी होते होते अंदर केव्स बन सकता है, मतलब उस जो कैल्शियम कार्बोनेट का मटेरियल था वो क्या हो गया, घुल गया पानी में घुल के इरोड होकर एक लैंडफॉर्म बनाएगा और जहाँ जहाँ डिपोजिट होगा वहाँ लैंडफॉर्म बनाएगा। तो हम इरोजिशनल लैंडफॉर्म में पूल और सिंकहोल, और इसके कारण जो लैंडफॉर्म बनता है उसे बोलते हैं कास्ट रीजन। देखना अलग अलग टाइप का, अलग अलग इरोजिशनल या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बना होता है। पूल किसे कहते हैं, मान लो ये रॉक है, कास्ट रीजन याद रखना, ये पानी गया, यहाँ मान लो कैल्शियम कार्बोनेट का है तो ये सिंकहोल, इसको जाकर के पानी में घुल जाएगा। पानी में नहीं घुलता है, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड में घुलता है, जिसे कार्बोनेशन। हमने पहले पिछले दिन पढ़ा कि कैसे कैसे काम करता है। तो आप ये चैप्टर 6 में जाके अच्छे से पढ़ सकते हो कितने तरीके का वेदरिंग होता है। पहले वेदरिंग होता है तभी इरोजन होता है। इससे पहले चैप्टर में वेदरिंग के बारे में है। वेदरिंग केमिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है।
तो ये भी एक तरीके का कार्बोनेशन केमिकल वेदरिंग है, जिसमें क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो H2O ग्राउंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेता है कार्बन, तो ये एसिड बनता है, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड बनता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कार्बनिक एसिड में घुल जाता है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट घुल गया, ये क्या हो गया, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये घुल के आगे बढ़ गया तो यहाँ एक होल बन गया, तो इसे सिंक होल बोलते हैं। ठीक, पूल भी इसी ही बड़ा होते गया तो ये पूल बन गया। लैटिस क्या होता है, लैटिस पिगमेंट, मान लो ये रॉक था, इस तरीके का लैंडफॉर्म बन गया, जहां जहां कार्बोनेट था वहां इस तरीके से बन गया। ठीक, तो ये ग्रीजेस तैयार हो गया, जिसे बोलते हैं पिगमेंट, लाइमस्टोन पेवमेंट, और जो लैपिस भी इसी को कहते हैं। तो ये इस तरीके से लैंडफॉर्म बनता है, इरोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल क्या होता है, इस रीजन को बोलते हैं कास्ट रीजन। डिपोजिशनल में क्या आएगा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट्स, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। जैसे ये मान लो रॉक था, पानी गया, ग्राउंड वाटर घुल गया, मान लो यहाँ सिंक होल हो गया, एक केव बन गया, केव भी बन जाता है, अंदर में केव बन गया। केव के बाद क्या हुआ, एक जगह ये पानी सूख गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी हट गया, तो एक जगह ये डिपोजिट हो गया। क्या हो गया, जो कैल्शियम कार्बोनेट था एक जगह डिपोजिट हो गया, मान लो इधर से भी आया, एक जगह डिपोजिट हो गया, तो मान लो इस तरीके से ये बन गया। अब क्या हो गया, जो ऊपर वाले को बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, सी से याद रखना, सी जहाँ पे सी पहले आता है तो ऊपर वाला स्टेलेक्टाइट, और नीचे वाला स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट, नीचे वाला को स्टेलेगमाइट। और जब दोनों मिल जाएगा तो उसे बोलते हैं पिलर, जब दोनों मिल जाता है तो उसे बोलते हैं पिलर। अमरनाथ में शिवलिंग इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब हम पढ़ते हैं ग्लेशियर, सबका हो गया। अब हम इसका डिटेल में देखेंगे, इस ये तो पिछले क्लास में पढ़े थे, 17 मिनट इसमें चला गया, जल्दी से ग्लेशियर देखते हैं। ग्लेशियर का इरोजिशनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़िए। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदी को ग्लेशियर बोलते हैं। इसका इरोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे बर्फ जमा रहता है, कभी कभी अनबैलेंस के कारण वो बहने लगता है बर्फ, तो उसी को बोलते हैं हम, पृथ्वी के अनबैलेंस के कारण वो बहने लगता है तो उसे बोलते हैं हिमनाद हिंदी में, और इंग्लिश में ग्लेशियर। ग्लेशियर के कारण भी, क्योंकि पानी से भी ज़्यादा भारी ग्लेशियर होता है तो बहुत सारा इरोजिशन होता है, बहुत सारे मटेरियल को उखाड़ के वो नीचे लाता है और एक जगह जमा हो जाता है। इसके वजह से, क्योंकि ये लाखों साल पहले से हो रहा है ये काम, तो अलग अलग लैंडफॉर्म बना हुआ है। आप कहीं मनाली जाना, रोहतांग पास गए होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो सुन लो, अगर आप जाओगे एक रोहतांग पास में, एक टाइम रहता है बर्फ पूरा रहता है, आपको हर जगह बर्फ बर्फ दिखेगा। जब वहाँ बर्फ नहीं रहता तब जाओगे दूसरे सीजन में, तो आप अलग अलग लैंडफॉर्म देख पाओगे, तो वो ग्लेशियर के कारण लैंडफॉर्म बनता है। और कितने तरीके का लैंडफॉर्म बनता है वो हम इसमें देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड देन इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होगा, इरोजिशनल लैंडफॉर्म के कारण होगा, ग्लेशियर के कारण। इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रीक। एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, पर आप ये सब देख लोगे तो कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़ने का ऐसा तो नहीं बोलूँगी कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ मतलब आप पढ़ लोगे तो अगर आप नहीं भी मन है तो काम चलेगा आपका, काम टाइम कम है, एग्जाम है सिर पे, तो आप ये वीडियो देख लोगे, काम चल जाएगा। ये क्रिक देखते हैं पहले क्या है, पहले देख लो कितना कितना होता है। क्रिक होता है जिसे टाडल लेग भी कहते हैं, हॉर्न एंड सिरेटेड रीजेस, जिसे एक्रिट बोलते हैं, एलिप्स, एलिप्स भी बोलते हैं। तीसरा है इतना तो देखिए, अच्छा देख लो, ग्लेशियल वैली, ये सब जब तक फोटो नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा।
सुन लो यहाँ पे और फोटो देख लेना। ग्लेशियर वैली दो तरीके का होता है, एक होता है हैंगिंग, हैंगिंग हैंगिंग और दूसरा होता है ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड वैली। ये सब इरोजेशनल लैंडफॉर्म है, इसे हम डिटेल में देखते हैं। देखो क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे ज्योग्राफी का, फ्रॉड फजोड, फजोड के बारे में देखेंगे क्या होता है। ड्यू टू ग्लेशियर, ग्लेशियर। पहले हम देखते हैं क्रीक और तारन लेक क्या होता है। मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से बर्फ बह के आई, यहाँ से मान लो ये पहाड़ से बाहर बर्फ बह के अलग से आई, यहाँ वो पहाड़ को काटते हुए आएगी, क्योंकि बर्फ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल को काटने का उसमें ताकत होता है, तो काटते हुए आएगी तो क्रीक बनेगा। क्या होगा, ये जगह पे एक उखाड़ देगी यहाँ की जगह को तो क्रीक बन जाएगा, मतलब एक गड्ढा बन जाएगा। बाद में इसमें पानी भर जाता है ग्लेशियर में ही, तो ये लेक भी इस लेक को बोलते हैं तारन लेक। क्या बोलते हैं, ये वाला तारन लेक। क्रीक मतलब हो गया जो ग्लेशियर वाले प्लेन में जहाँ बर्फ फैला था वो उसको मटेरियल को उठा ली, उठाने के बाद वो गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने के कारण क्या हुआ, मान लो ग्लेशियर आई, एकदम से ग्लेशियर आया और वहाँ पे गिर गया आकर के, वो वहाँ पे गड्ढा हो गया। मटेरियल लेके आया था, मटेरियल वहाँ पे गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के बाद जब वो बर्फ वहाँ से हट जाता है तो वहाँ एक गड्ढा तैयार हो जाता है, और उसमें जब बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, नहीं तो जब बर्फ पिघल जाता है तो वो लेक बन जाता है, तो इसे बोलते हैं तारन लेक। और इस जब इसमें पानी नहीं रहता तो वो क्रीक रहता है, बस गड्ढा रहता है। दूसरा होता है हॉर्न। हॉर्न क्या होता है, ये मान लो पहाड़ था, ये मान लो पहाड़ है, इसको काटते काटते ग्लेशियर काटते काटते एक शार्प स्टिक बना दी, तो इसे बोलते हैं हॉर्न। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, शार्प स्टिक बना दी। मान लो ये सब थोड़ा चौड़ा भी है और ऊपर वाला एक शार्प स्टिक टाइप का हो गया, हॉर्न जैसा शेप हो जाता है, जिसे हॉर्न बोलते हैं। और सैक्रेटेड रिजेस मतलब होता है ये पहाड़ है, इसका ऐसे 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 करके इसमें रिजेस बनने लगता है चारों तरफ। इसको पहाड़ का सब ये सब काट करके एक रिजेस टाइप का अलग अलग पहाड़ का दिखने लगेगा साइड साइड को, इसे बोलते हैं रिजेस या एक्रीट भी बोलते हैं। ग्लेशियर वैली क्या होता है, सिर्फ फोटो देखना पड़ेगा। मान लो ये मेन ग्लेशियर था, यहाँ अलग अलग पहाड़ से काट के आ रहा है, मान लो यहाँ एक क्रीट बन गया हुआ है, यहाँ रिजेस है, रिजेस मतलब एक्रीट, यहाँ हॉर्न है, हॉर्न टाइप का है। अब यहाँ लो मेन ग्लेशियर है, अब यहाँ से जब बह के आई तो एक ऐसे करके वैली बनेगा, ठीक। मान लो इसका चौड़ाई इतना था, ये एक हैंगिंग वैली, ये क्या हो गया, यहाँ गिरने में एक लगा हुआ है कि दूर है थोड़ा सा, जो मेन ग्लेशियर है वहाँ कुछ डिपोजिशन है, यहाँ से बर्फ बह के एक हैंगिंग वैली टाइप का तैयार हो गया, हैंगिंग वैली बोलेंगे। और जो इस तरीके का ट्रॉ है इसे बोलते हैं ट्रंकेटेड वैली, ट्रंकेटेड वैली, ये ग्लेशियर के कारण होता है। अब एक कॉन्सेप्ट है फजोड। फजोड का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, फजोड्स। मान लो यहाँ सी है, समुद्र है, यहाँ ग्लेशियर का पहाड़ है, यहाँ मेन ग्लेशियर है। समुद्र का पानी जब जो इरोडेड है, डिपोजिशनल लैंड है ग्लेशियर का, उसमें चला जाता है तो अलग अलग शेप बन जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, उसे बोलते हैं फजोड। एक रिया भी होता है, जब रिया क्या होता है, जब लैंड मतलब कोई जमीन था, लैंड था, उसमें पानी चला जाता है समुद्र का, तो उसे बोलते हैं रिया और फजोड। फजोड मतलब ग्लेशियर वाले पहाड़ पे जब समुद्र का पानी चल जाता है, यहाँ लैंड वाली जगह पे चला जाता है समुद्र का पानी। नदी और समुद्र जब मिलती है, नदी और समुद्र मिलती है तो उसे रिया बोलते हैं, और जब
उस जगह को, जब जो नदी वाला जो जगह था वहाँ पे जाकर समुद्र का पानी चला जाएगा तो उसे बोलते हैं एरिया, और जो ग्लेशियर था, ग्लेशियर वाली जगह पे समुद्र का पानी चला जाएगा तो उसे फजोट बोलते हैं। अब इसका फोटो देखना ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ड्यू टू ग्लेशियर, ये कितने तरीके का होता है? मोरेन्स, पहला मोरेन्स, दूसरा इस्कर्स, तीसरा आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश प्लेन। मोरेन आपको ध्यान रखना है, स्कर्स ध्यान रखना है, और आउटवॉश प्लेन। ठीक, देखो क्या होता है। ये मान लो भारी मिट्टी लेके आई, ये पहाड़ था, बहुत सारी मिट्टी लेके आई, यहाँ तो लैंड है, ग्लेशियर के अंदर भी लैंड है। फिर मान लो इस तरीके से ऐसे ऊपर करके जमा हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट, तो इसे बोलते हैं हम लोग ड्रम लाइन, इसे बोलते हैं ड्रम लाइन। लाइन की तरह बन गया, इसे ड्रम लाइन बोलेंगे। पर जब ये ड्रम लाइन बड़ा हो जाएगा सॉरी, ये ड्रम लाइन जब बड़ा हो जाएगा इसे बोलते हैं इस्कर। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, बहुत सारे मटेरियल लेके आए, मटेरियल लेने के बाद जब मान लो बर्फ यहाँ से चला गया तो आपको थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट दिखेगा, जमा हुआ पार्ट दिखेगा, तो इसे बोलते हैं ड्रम लाइन। जब ड्रम लाइन थोड़ा बड़ा दिखा, एक लंबा से इधर ऐसे करके दिखा, तो इसे बोलते हैं इस्कर्स। इस्कर्स, ये ड्रम लाइन याद रखना है। स्कर्ट्स बड़ा होता है, ड्रम लाइन छोटा होता है। आउटवॉश प्लेन क्या होता है? ये जब लेकर के आई और यहाँ प्लेन बन गया, एक सारा जाके यहाँ पे डंप कर दिया तो एक प्लेन बन के, इसे बोलते हैं आउटवॉश प्लेन। ग्लेशियर वाले रीजन में भी होता है। नेक्स्ट एक है लास्ट मोरेन। मोरेन को हम ध्यान से देखते हैं क्या होता है। तीन तरीके का मोरेन होता है, एक होता है लेटरल मोरेन, दूसरा होता है टर्मिनल, होता है मीडियल, तीसरा होता है टर्मिनल। ये मान लो पहाड़ है, यहाँ से बह के आई, यहाँ मान लो मेन ग्लेशियर जा रही है, यहाँ बन गया एक, मान लो डिपोजिट आके यहाँ एक दीवार बना दिया, इसे बोलते हैं लेटरल मोरेन। क्या बोलते हैं? लेटरल मोरेन। एक दीवार के साथ साथ एक लाइन बन गया तो इसे बोलते हैं हम मीडियम मोरेन। ठीक, फिर मान लो यहाँ पे आके मोरेन और जमा हो गया, इसे बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल, ये मीडियम और ये लेटरल मोरेन, सारा डिपोजिट ही है, इस तरीके का बनता है। यहाँ पे आपको उठा हुआ दिखेगा। तो ये था डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ड्यू टू ग्लेशियर। एक बार आप गूगल में जरूर जाके देखना, फोटो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो अभी हमने इसका बस इसका टर्म याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिपोजिशनल में क्या है? मोरेन, ग्लेशियर की वजह से मोरेन, इस्कर्स और ड्रम लाइन, तो आउटवॉश प्लेन, ये सब क्या है? डिपोजिशनल। और इरोजिशनल में क्या है? क्रीक, जिसे क्रीक के भर जाने से टारल लैंड बन जाता है। हॉर्न, फिर सेपरेटेड रिजेस हॉर्न के, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, ऐसे करके रिजेस बन जाता है, छोटा छोटा पहाड़ जो ग्लेशियर के काटने से बनता है। तो ये होता है सेपरेटेड रिजेस। और ग्लेशियर वैली तो समझ में आ गया, हैंगिंग वैली होता है और ट्रंकेटेड वैली होता है। हैंगिंग वैली होता है जो मेन ग्लेशियर से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसे हैंगिंग वैली बोलते हैं। तो ये था ग्लेशियर का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेव और करंट के कारण जो डिपोजिशनल और इरोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है। थैंक यू।